नमस्कार। आप सभी का हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक उपाध्याय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि कल की क्लास में हमने देखा था कि संविधान निर्माण की जो भी प्रक्रिया थी उससे संबंधित जो भी सवाल थे, सारी चीज़ों को हमने कवर किया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आज का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम देख रहे हैं संविधान की विशेषताएं, हमारा भारतीय संविधान जो है बहुत ही अनूठा संविधान है। बहुत ज्यादा अनूठा कहने का मतलब ये है क्योंकि इसमें विशेषताएं इस प्रकार की हैं, इतना लंबा है कि विश्व के अन्य देशों के संविधान से इसको अलग बनाता है। तो इसकी विशेषताओं की जब हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे इसमें क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो विश्व के अन्य देशों से इसको अलग बनाता है। तो पहली विशेषता ये है कि सबसे लंबा संविधान है, सबसे लंबा एवं विस्तृत, बहुत ब्रॉड लेवल का है। पहला पॉइंट जो है इसमें देखते हैं सबसे लंबा और विस्तृत होने का मतलब क्या है। इसका कुछ कारण है। क्यों कारण है? भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है इसलिए इसको विस्तृत बनाया गया, लंबा बनाया गया। ऐतिहासिक दृष्टि मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के जो उपबंध हैं उसके कारण ये लंबा और विस्तृत हो गया। जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ के चुकी अब लेके केंद्र और राज्यों से संबंधित सूचियों मतलब उनके विषयों से संबंधित बातें, इस कारण इसको लंबा संविधान बनाया गया। और चौथी चीज है, संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा में वकीलों का, कानूनविद का मतलब कि कानून विशेषज्ञों का बहुत ही ज्यादा एक तरीके से सहभागिता थी, जिसके कारण ये लंबा बना। उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल थे और जो थे 22 भाग थे, 12 पार्ट थे। उसके बाद जैसे हमने आपको बताया कि आर्टिकल की संख्या बढ़ती चली गई और वर्तमान समय में लगभग 470 के आसपास आर्टिकल हैं। शेड्यूल की संख्या बढ़ती चली गई। जैसे फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा, और 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई। इसी तरह से कई भाग, अनुसूचियां बढ़ के 12 हो गई। इसी तरह भाग को भी कई जोड़े गए जो बढ़ के टोटल 25 हो गए। एक और कारण है इसका लंबा होने का, विस्तृत होने का, क्योंकि इसमें अनुसूचियों को, आर्टिकल को जोड़ के प्रोविजंस को बढ़ा दिए गए। इसी कारण विद्वानों का इसमें मत है। जैसे सर आइवर जेनिंग्स ने इसके बारे में कहा है कि भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा विस्तृत संविधान कहा है। क्योंकि ये लंबा है, विस्तृत है, इसी कारण। और पूछा जाता है कि किसने कहा था, तो सर आइवर जेनिंग्स, सर आइवर जेनिंग्स ने, ये कथन भी कभी कभी पूछ लेता है। आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा। और टॉपिक की हम बात करें, दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है लिखित संविधान। दूसरे पॉइंट की बात करें तो लिखित संविधान। इसका क्या मतलब है? संविधान दो तरीके का होता है, एक लिखित होता है और एक अलिखित होता है। अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान है और लिखित जैसे इंडिया का और अमेरिका का संविधान है। तो भारतीय संविधान लिखित संविधान है जिसमें परंपराओं और प्रथाओं को संवैधानिक उपबंधों के अधीन रखा गया है। कहने मतलब ट्रेडिशनल एंड प्रैक्टिसेस को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के रूप में रखा गया है। इस कारण इसको जो है लिखित संविधान की संज्ञा दी गई है। इसके बाद तीसरा जो आता है हमारा संसदीय प्रणाली। तीसरा जो हम टॉपिक देखेंगे, तीसरा पॉइंट, तो संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें क्या है, संसदीय
प्रणाली दो प्रकार की होती है, एक संसदीय होती है, मतलब जो भारत में अपनाई गई, एक अध्यक्षात्मक होती है। तो ये प्रणाली हमारा जो है इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड और भारत में जो है संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का जो रियल पावर होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है और राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें जो अमेरिका में है उसमें एग्जीक्यूटिव पावर जो है टोटली राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास होता है। वहां पे कार्यपालिका और विधायिका दोनों का बंटवारा है। लेकिन संसदीय प्रणाली में क्या है कि कार्यपालिका विधायिका दोनों आपस में मिलकर काम करती है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अच्छा तालमेल होता है। और संसदीय प्रणाली की भारत में एक विशेषता और यह है कि यहाँ का जो प्रधान होता है वो निर्वाचित होता है और मतलब प्रधानमंत्री, और उसकी जो मंत्री परिषद है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अनुसार वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली, तो संविधान की विशेषता में अगर पूछ लिया कि संसदीय प्रणाली है कि नहीं तो वो आती है। उसके बाद अगर हम चौथा देखते हैं तो मूल अधिकार, चौथी विशेषता मूल अधिकार। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, संसदीय प्रणाली को भी डिटेल में पढ़ेंगे। जब मूल अधिकार की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय यह ध्यान में रखा कि देश के नागरिकों के पास कुछ राइट्स होने चाहिए। और जब इन्होंने कई देशों के संविधान को देखा, जांचा, परखा, तो अमेरिका के संविधान में पाया कि वहां फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट की बातें तो ब्रिटेन के भी संविधान में थी, फ्रांस के भी संविधान में थी, लेकिन इसको मूलतः जो है अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और इसकी जो है संविधान निर्माताओं ने जब इसको बनाया तो इसको एक जगह दे दी, भाग 3 पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35। सवाल बनता है कि भाग 3 में क्या आता है? मूल अधिकार 12 से 35, 6 प्रकार के राइट दिए गए हैं। समानता का अधिकार है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से जो है आपका 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से जो है 28, फिर संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार 29 से 30 और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, जिसके तहत अगर हमारा फंडामेंटल राइट जो है कम किया जाता है या उसका हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट 5 रिटों के माध्यम से जा सकते हैं। कौन कौन सी रिट होती है, किस प्रकार होती है, क्या होती है, सब मूल अधिकार के जब हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो उसमें मिलेगा। मूल अधिकार को कहा जाता है ये स्थायी प्रकृति के नहीं है, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है ये हमें दिया गया है कि जब राज्य स्टेट पार्लियामेंट से कोई कानून बनाएगा तो वो कानून हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके रिट दायर करके उस कानून पे रोक लगा सकते हैं। तो मूल अधिकार की विशेषता इसमें दी गई है। उसके बाद जो है 5वां देखते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बातें कही गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब कि ये तो इसका तो न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, लेकिन इसको डीपीएसपी को लागू नहीं कराया जा सकता। लेकिन इसका मेन काम क्या है, इसमें कहा गया है बनाते वक्त संविधान निर्माताओं ने कहा कि स्टेट की ये जिम्मेदारी होगी। अपने आप में ये सिद्धांत मूलतः सैद्धांतिक है लेकिन व्यवहारिक नहीं है, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं। फिर भी संविधान निर्माताओं ने कहा कि इसका मेन काम यही होगा कि जब हमारे पॉलिसी मेकर्स पार्लियामेंट में जो बैठे होंगे वो जब कानून बनाएंगे भारत का, तो कानून बनाते वक्त इसको ध्यान में रखेंगे। इसके तहत जो भी बातें कही गई हैं वो देश की जनता के लिए जो कानून बनाए जाएंगे उसका सम्मिलन किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पॉलिसी मेकिंग, कानून निर्माण में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। तो 5वां जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बातें कही गई। 6वां विशेषता देखते हैं मूल कर्तव्य है। इसकी बात कर रहे हैं भाग 4 क में है आर्टिकल 51 ए, और डीपीएसपी जो है भाग 4 में है आर्टिकल जो है 36 से 36 से 51 तक है। मूल कर्तव्य की क्या बात है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे थे संविधान निर्माण हेतु,
तो वहां पे बात हुई कि जब हम फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, देश की जनता को मूल अधिकार दे रहे हैं, तो उनके कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। इस पे बहुत विस्तृत चर्चा हुई, बहुत ज्यादा दिन तक चर्चा चली और अंततः ये कहा गया कि नहीं, अभी हमारा देश अभी अभी आजाद हुआ है, अभी उनको कर्तव्यों का बोध नहीं, कम से कम अधिकारों का बोध हो। जैसे जैसे हम विकसित होंगे समय अनुसार हम मूल कर्तव्य को जोड़ देंगे। इसीलिए तो हमारे संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा गया है। इसकी एक विशेषता और भी है, जीवंत दस्तावेज। अब ये बताएंगे भी हम आपको कि जीवंत दस्तावेज होता क्या है, लेकिन मूल कर्तव्य पे बात करते हैं कि मूल संविधान में इसकी कोई व्याख्या नहीं थी। स्वर्ण सिंह समिति एक गठित की गई और उन्होंने रिकमेंड किया कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। और इसको कब जोड़ा गया संविधान में? इसको जोड़ा गया 42 अमेंडमेंट, 42वें संशोधन, संविधान संशोधन एक्ट 1976 के तहत इसको जोड़ा गया और आपातकाल के बाद इसको लागू किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। हमारे मूल कर्तव्यों की बात करते हुए कहा गया कि इसमें होने क्या चाहिए। इसमें कहा गया कि संविधान की सुरक्षा होनी चाहिए और राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए, हमारी जो साझा मतलब मिश्रित विरासत है, साझी संस्कृति है, कहने का मतलब भारत विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता को जो हमारा मूल मंत्र है उसकी जो है सुरक्षा होनी चाहिए। देश की एकता और अखंडता को हमारी जो है सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य होगा। इस प्रकार से कई चीजें, कई बातें रखी गई और 10 मूल कर्तव्य इसमें उस समय जोड़े गए। लेकिन 11वां मूल कर्तव्य जो था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का काम पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी या गार्जियन की जिम्मेदारी होगी। तो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। तो जो हम आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाएंगे तो एक पूरी तरीके से ये कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी तो आधा हम यही आपको बता दिए, इसमें बस यही बचा रह गया कि कितने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या बातें हैं। तो ये चीजें हम आपको बताएंगे। जीवंत दस्तावेज जो है क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा संविधान परिवर्तनीय है। अभी तक जब से हमारा संविधान बना हुआ है तब से लेकर अभी तक लगभग 103 अमेंडमेंट हो चुके हैं। इसीलिए इसको जीवंत दस्तावेज कहा जाता है कि इंस्टीट्यूशन द्वारा हमारा संविधान देश पे लोकतंत्र को बचाने का काम करेगा, परिवर्तन किया जाएगा। जहां कोई भी समस्या उत्पन्न होती है या समय अनुसार, परिस्थिति के मानुसार, जैसे मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया, 42 अमेंडमेंट आया, जैसे जीएसटी काउंसिल आई, तो जीवंत दस्तावेज का मतलब यही है कि ये मृत नहीं, जीवंत है, फिक्स नहीं है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो जीवंत दस्तावेज को कहने का मतलब इसकी भी एक ये भी विशेषता है। उसके बाद जो है इसमें एकल नागरिकता की बात कही गई है। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली में 2 प्रकार की नागरिकता की बातें होती हैं, दोहरी नागरिकता की। और ये एकल नागरिकता हमें कहां से मिला हुआ है? हम ब्रिटेन से लिए हैं, ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिए हुए हैं। 2 प्रकार की नागरिकता की बात जब हम करते हैं तो ये जो है 2 टाइप के सिटीजनशिप, ये हम मिलते हैं अमेरिका के संविधान में। एक राज्य का होता है और एक स्टेट का होता है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता की ही बात रखी गई। क्यों रखी गई? क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए हमने एकल नागरिकता की बात कही गई। सरकारें 2 गठित हो सकती हैं, केंद्र में, राज्य में, लेकिन नागरिकता एक रखा गया है। यही रीजन था कि हम देश की शासन व्यवस्था को अच्छे से चला सकें, हमारे देश की सीमाएं एकदम अच्छे से, भाईचारा और बंधुत्व हो, इसलिए एकल नागरिकता की बात कही गई। उसके बाद जो है स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात कही गई। इसका मतलब क्या है? ये भी एक ये मूल विशेषता है इसकी। क्यों? क्योंकि देश में जो है संविधान निर्माताओं ने मजबूत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए एक न्यायपालिका के गठन की बात है। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, फ्री हो और निष्पक्ष हो, न्यूट्रल हो। इसके लिए उन्होंने इसकी सीमा शर्तों को खुद निर्धारित किए,
इसके वेतन भत्तों को भारत की संचित निधि पे डाल दिए। ये कहा गया है कि अगर जज रिटायरमेंट लेता है तो फिर से किसी अदालती कार्रवाई में वो भाग नहीं ले सकता है। इस प्रकार की तमाम बातें जब हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे तो स्वतंत्र न्यायपालिका की बातें पढ़ाएंगे। इसी तरीके से न्यायपालिका को निष्पक्ष रखा गया। काम क्या है इसका कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में अगर कोई विवाद हो रहा है, उस विवाद का निपटारा स्वतंत्र न्यायपालिका ही करती है। हमारे मूल अधिकार अगर छीने जा रहे हैं, कम किए जा रहे हैं, उससे संबंधित हम रिट को ले जाके न्यायपालिका में दायर कर सकते हैं, हमें न्याय मिल सकती है। राज्यों और राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो भी न्यायपालिका के पास जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मजबूत न्याय व्यवस्था, अगर इन केस न्यायपालिका में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको ये बताएंगे कि इन केस अगर कोई गरीब और कोई अमीर के बीच में विवाद हो रहा है तो चूंकि अमीर सक्षम होता है, वो उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो केस लड़ सकता है, लेकिन वहां जज उस गरीब व्यक्ति के लिए पूछता है कि आपको वकील की जरूरत है कि नहीं। उनको सहायता देने के लिए फ्री जो है, फ्री में बातें बता, कानून का विशेषताएं सब कुछ उनको बताई जाती है, कैसे क्या है, और फ्री में एक तरीके से सर्विस दी जाती है। तो ये न्यायपालिका की है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था रही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक और चीज आती है केंद्राभिमुख संविधान। केंद्राभिमुख संविधान, केंद्राभिमुख मतलब कि इसका मतलब कि संघात्मक एकात्मकता की ढांचा में संघीय व्यवस्था क्या है, इसमें हम बताते हैं। इसमें ये है केंद्राभिमुख। केंद्राभिमुख का अर्थ होता है कि ज्यादा से ज्यादा केंद्र की तरफ। जब इसकी चर्चा हम करते हैं तो हम देखते हैं चूंकि हमारा संविधान संसदीय है और संसदीय होने के साथ साथ इसमें जो है बातें संघीय शासन की, संघीय सरकार की स्थापना की बातें इसमें कही गई है, और इसमें संघीय शासन के साथ साथ एकात्मकता के लक्षण दिखाई देते हैं। दो प्रकार की बातें इसमें आती हैं, एक तो आती है संघीय और दूसरी आती है एकात्मक। अगर इसकी बात करें संघीय में, तो संघीय में जो है दो सरकार, ड्यूअल गवर्नमेंट, संघीय शासन की व्यवस्था है। शक्तियों का बंटवारा है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। उसके बाद इसमें जो है हम देखते हैं डुअल गवर्नमेंट, शक्तियों का बंटवारा, द्विसदनी व्यवस्था। द्विसदनी व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा, जैसे राज्य में राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, यहाँ पे देखेंगे न्यायपालिका, जैसे अभी ये बताए, ये भी संघीय व्यवस्था है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। उसके बाद देखेंगे संविधान की कठोरता, ये संघीय है, संविधान की कठोरता। अभी ये भी हम पढ़ाएंगे कि हमारा संविधान कठोर और लचीला के बीच में समन्वय बनाता है। संविधान का कठोरता का मतलब क्या हुआ, अमेंडमेंट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल अमेंडमेंट होता है, ठीक है, साधारण, और तीन टाइप के, और दूसरा होता है विशेष बहुमत से, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। तो जो दो टाइप के आते हैं, विशेष और आधे राज्यों के अनुसमर्थन से, वो संविधान का कठोरता की बातें कही जाती है कि हमारे संविधान में सॉरी अमेंडमेंट जो होगा ना वो इस तरीके से होगा। एकात्मकता की बात करें तो एकल जो है, एक दिखाई दे रहा है ना, एकल नागरिकता, जैसे हमें आपको बताया वन सिटीजनशिप, एकल नागरिकता की बात है। उसके बाद अगर इसकी आगे हम चर्चा करें कि एकात्मक संविधान के तहत क्या क्या आते हैं, तो एकल नागरिकता सशक्त केंद्र है, इसमें एक सशक्त केंद्र है, सशक्त केंद्र। उसके बाद अगर इसकी हम बात करें तो एक संविधान है, कहीं कहीं जैसे अमेरिका में आप जाएंगे तो दो संविधान की बात है, प्रांत में भी होता है, केंद्र में भी होता है, यहाँ एक संविधान है, एक सशक्त केंद्र है। यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, यहाँ हमेशा संविधान जो है सर्वोच्च होगा, संविधान सर्वोच्च होगा। इसके बाद यहाँ क्या आती है, इसके बाद जो है बातें अखिल भारतीय सर्विस हो गया, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। इस टाइप के जो केंद्राभिमुख संविधान है
तो दो टाइप के बनते हैं, संघीय और एकात्मक। जैसे इसमें कहा गया है आर्टिकल 1 में कि भारत यानी इंडिया संघ राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। कहने का मतलब क्या है कि संघ और जो बाकी क्षेत्र हैं उनको मिला के भारत एक देश बनेगा। इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब हमारा भारत संघीय भी होगा, एकात्मक भी होगा, दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करेगा। इसी अनुसार कई विशेषज्ञों ने हमारे संघीय एकात्मक ढांचे और संघीय ढांचे पर बात करते हुए कहा है कि एकात्मकता की भावना में अर्धसंघ मतलब क्वासी फेडरल, केसी वेयर ने ये बात कही थी। कुछ लोगों ने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, ग्रेनविल ऑस्टिन। तो इस प्रकार से कई लोगों ने कई बातें कही। आगे की अगर हम बात करते हैं, आगे विशेषताओं की बात करते हैं संविधान की, तो यहाँ पे वयस्क मताधिकार की बातें हैं। उसके बाद आगे देखेंगे तो स्वतंत्र निकाय की बातें हैं। इस प्रकार से संविधान हमारा बहुत ही बड़ा और बहुत ही विस्तृत है। इसकी विशेषताएं से ही हमें पता चलता है कि इससे सवाल अच्छे से अच्छे बन सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कुछ और चीजें हैं यहाँ पे, जैसे वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज या एडल्ट वोटिंग राइट क्या था? सॉरी, संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने देखा कि हमारे देश में चुनाव होगा, लेकिन उस चुनाव में भाग ले सभी जनता ले, ताकि सभी जनता को ये राइट हो, सब अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सके, अपने हितों की रक्षा कर सके। तो उस समय उन्होंने एडल्ट फ्रेंचाइज जो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बात की थी वयस्क मताधिकार की, तो यहाँ पे संविधान निर्माताओं ने वयस्क मताधिकार डाला। लेकिन शुरू में इसकी उम्र सीमा जो थी 21 वर्ष की थी, और इसको जो है 61वें अमेंडमेंट 1989 में इसकी उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये सवाल बनता है, और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, मताधिकार को लीगल राइट बना दिया गया। क्यों? इसका कारण यही था ताकि अल्पसंख्यक अपने हितों की रक्षा कर सके, जो सामाजिक असमानता है उसमें कमी आ सके, अशिक्षा है वो खत्म हो सके, देश की जो समानता की बातें बनी रहे, आम व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सके। इस कारण वयस्क मताधिकार की बातें कही है। उसके बाद आता है एक अन्य विशेषता है स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय का क्या मतलब है, इसमें देखते हैं। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी। देश में चुनाव होते रहते हैं, संसद का चुनाव होता है, राज्य विधानसभाओं का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है। तो संविधान निर्माताओं ने चर्चा की कि हमारा संविधान सरकार, हमारा देश सरकार चलाए, वो सरकार निष्पक्ष होनी चाहिए, जनता द्वारा चुनी जानी चाहिए। उसके लिए कोई एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो निष्पक्ष चुनाव करा सके। इसलिए इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। किसका? इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। इसको हम पढ़ाएंगे, आर्टिकल 324 में है। उसके बाद कहा गया कि हमारी अर्थव्यवस्था जब होगी, हमारे देश की सरकार जब खजाने से पैसा निकालेगी, खर्च करेगी, तो उसमें भ्रष्टाचार न हो, उसकी एक तरीके से कहा जाए जांच परख के उसका लेखा जोखा होना चाहिए। तो देश की जनता के पैसों का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, सरकार अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, सरकार के खर्चों की वैधानिक जांचता के लिए या ऑडिटिंग के लिए कैग का नियुक्ति की गई, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कैग मतलब भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसको जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 148 से 151 तक कैग की बातें कही गई। देश में प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से कार्य करे और प्रशासकों की नियुक्ति हो सके, ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति हो सके, उसके लिए निष्पक्ष एक कमीशन गठन किया गया, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। राज्यों से संबंधित प्रशासनिक बातें, राज्य में भी प्रशासक अच्छे से नियुक्त हो,
भ्रष्टाचार मुक्त हो, निष्पक्ष नियुक्त हो, उसके लिए राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल में यूपीएससी और स्टेट में जो है पीएससी। यूपीएससी में जो है इसका काम क्या होता है, राष्ट्रपति को जो है अगर कोई अनुशासनात्मक सलाह मांगनी हो तो राष्ट्रपति, यूपीएससी राष्ट्रपति को देता है। उसी तरह स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे पीसीएस जो होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, अनुशासनात्मक जो है सलाह, डिसिप्लिनरी जो है सलाह, एडवाइजर जो है राज्यपाल को ये देता है। इस तरीके से स्वतंत्र निकाय इसमें आई है। त्रिस्तरीय पंचायत एक विशेषता और है, त्रिस्तरीय पंचायत या ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ये सारी चीजें, इन्हीं से सारी ये विशेषता अगर आप पढ़ लिए, समझ लिए, तो लगभग पूरा संविधान आप समझ लिए। जो भी चीजें एक एक टॉपिक बना हुआ है, हर एक टॉपिक को हम आपको समझाएंगे। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें सिर्फ दो सरकारें काम करती थी, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। दो प्रकार की व्यवस्था थी, दो स्तरीय ड्यूअल गवर्नमेंट काम करती थी। लेकिन ग्राम पंचायतों के गठन की बातें, जैसा कि नीति निदेशक तत्व में पंचायत की बात कही गई, इसी को ध्यान में रखते हुए 1959 में जो है डिप्लोमेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही गई और पंचायतों का, ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों का गठन किया गया। उसके बाद वर्ष 1992 में 73वां अमेंडमेंट हुआ, 73, और उसमें जो है पार्ट 9 और प्लस 11 जो है शेड्यूल, 11वां शेड्यूल जोड़ा गया। भाग 9 और अनुसूची 11 में पंचायतों के गठन से संबंधित बातें कही गई, पंचायत से संबंधित बातें कही गई। और 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन किया गया। और क्या जोड़ा गया, 9 क और 12वीं अनुसूची, 9 क में और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका और शहर क्षेत्र की जो है प्रशासन की बातें कही गई। तो इस तरीके से त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है कि हमारा संविधान विभिन्न स्रोतों से जो कि लिया गया है। तो जब हम विभिन्न स्रोतों की बात करते हैं, थोड़ा लंबा है, उसके पहले थोड़ा एक विशेषता और हम देख लेते हैं, आपातकालीन शक्तियां। बाकी धर्मनिरपेक्ष राज्य, गण राज्य, जब हम कल की क्लास प्रेमबल में आपको पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे क्या होता है। आपातकालीन शक्तियों की जब हम बात करते हैं तो संविधान निर्माताओं ने कहा संविधान तो हमारा बन गया, ठीक है, लेकिन अगर देश में कोई संकट आता है तो उस तरीके से हमारा जो है गवर्नमेंट कैसे काम करेगा, हमारी गवर्नमेंट के पास क्या शक्तियां होंगी, क्या हमारा संविधान फेडरल ही बना रहेगा या फिर एकात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें थी, उसी को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन बात, आपातकालीन उपबंध, इसकी एक विशेषता है, इसको रखा गया। देखा जाए तो आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, लेकिन जब जर्मनी का संविधान देखा गया तो उसमें कहा गया कि आपातकालीन उपबंधों के अधीन मूल अधिकारों को स्थगित करने की बातें ली गई। तो दो चीजें आती हैं, आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से, लेकिन अब खैर कहीं जर्मनी दे देता है, लेकिन एक छोटी सी यहाँ बात है कि मूल अधिकारों से स्थगन संबंधी बातें आपातकालीन उपबंध में जर्मनी के संविधान से जोड़ी गई। तो आपातकालीन उपबंध में क्या कहा गया कि भारत पर जब संकट आता है तो राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां दे देनी चाहिए और संविधान हमारा जो है एकात्मक से संघीय से फेडरल से एकात्मक हो जाएगा। कैसे? 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंध थे। आर्टिकल 352 मतलब राष्ट्रीय युद्ध काल में, बाहरी आक्रमण में या फिर सशस्त्र विद्रोह अगर होता है तो आर्टिकल 352 के तहत सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास चली जाएगी। सशस्त्र विद्रोह यहाँ है, उसके पहले मूल संविधान में आंतरिक उपद्रव जोड़ा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक उपद्रव को हटा के सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। ये सवाल बनता है। उसके बाद दूसरा क्या है, आर्टिकल 356 जिसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। राष्ट्रपति शासन कब लगता है?
जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र उथल पुथल हो जाए, मतलब संविधान के अनुसार राज्य सरकारें काम न करें। संक्षेप में संवैधानिक विफलता होने पे राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 352 के तहत राज्य में लगाया जाता है। इसी दौरान एक 365 है, 365 है, इसके दौरान भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन कब? जब केंद्र के आदेशों का राज्य सही तरीके से अनुपालन नहीं कर पाते हैं या न करें, अपनी मनमानी करें, तो केंद्र सरकार 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। उसके बाद आर्टिकल 360 है। 360 में ये 56 और 65 ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन। और ये क्या है? 352 युद्ध से या बाहरी आक्रमण से या फिर सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। 356 क्या है? 356 है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। अगर देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाए, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाए, देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, तो वित्तीय आपातकाल के तहत 360 के तहत आर्टिकल आपातकालीन उपबंध की बातें कही गई है। आगे अगर हम चलते हैं, इसमें और भी बात करते हैं, तो संविधान की, हमारा संविधान लचीला प्लस कठोरता के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिड। इसका क्या मतलब है? अभी हमने आपको बताया कि संविधान की कठोरता जो संघीय है, 3 प्रकार के अमेंडमेंट होते हैं, 3 प्रकार के संशोधन। एक संशोधन साधारण होता है, एक विशेष बहुमत होता है, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन द्वारा। जब हम संविधान संशोधन आपको बताएंगे तो ये संशोधन की प्रक्रिया कैसे होती है ये भी हम डेवलप करेंगे। फिलहाल हम यही आपको बताना चाहते हैं लचीला कब है। जब ज्वाइंट सेशन हमारा बैठता है तो किसी भी मुद्दे पे, किसी विधेयक पे जब 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा के बीच सहमत नहीं बनती है तो ज्वाइंट सेशन के माध्यम से साधारण बहुमत द्वारा हम जो है बिल पास कर देते हैं। तो एक तरीके से हमारा संविधान लचीला हो गया। लेकिन कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे ज्वाइंट सेशन नहीं बैठाया जाता और संविधान को जो है विशेष बहुमत या आधे राज्यों के अनुसमर्थन से पास करने की कोशिश की जाती है। हमारा संविधान कठोर हो जाता है। तो हमारा संविधान न ही लचीला है न ही कठोर है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है। मतलब दोनों है, लचीला भी है कठोर भी है, सिर्फ एक नहीं है। इसके बाद अदर विशेषताओं की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहा है कि एक विभिन्न स्रोतों से लिया गया, विभिन्न स्रोतों, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया कहने का मतलब क्या है कि 2 टाइप्स के उसमें सोर्स थे। पहला सोर्स ये था भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा सोर्स ये था कि विदेशी स्रोत। ठीक, अब हम भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं तो संघीय तंत्र, फेडरल सिस्टम, संघीय शासन व्यवस्था नहीं, संघीय शासन व्यवस्था तो कनाडा से लिया गया, संघीय तंत्र, आपातकालीन उपबंध, इसी प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात नहीं, ओनली न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक अधिकरण, ये 1935 से लिए गए। लगभग 250 प्रोविजन या 70% जो है प्रोविजन 1935 से लिया गया। तो ये तो देसी सोर्स हो गया जिसमें आपातकालीन उपबंध, संघीय तंत्र, न्यायपालिका, पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रशासनिक अधिकरण। विदेशी स्रोत में ब्रिटेन से हमारी संसदीय व्यवस्था ली गई, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। ब्रिटेन से कुछ और भी चीजें आई जैसे द्विसदनीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद संविधान निर्माण की विधियां, संविधान में संसद में सदस्यों का विशेषाधिकार, ये हमारा जो है ब्रिटेन से लिया गया। फिर आयरलैंड से जैसे राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद उसमें दो तीन चीजें और थी कि राज्य की जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाग 4, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिया गया। राज्यसभा में
जो सदस्यों का मनोनयन होता है, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, कला पे, साहित्य पे, विज्ञान पे इत्यादि पे 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। ये पद्धति आयरलैंड से ली गई। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्य की नीति निदेशक तत्व सबसे इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी भाग 4, और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। फिर अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका भारत शासन अधिनियम से लिया गया था, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना जो उद्देशिका है वो जो है हमारा अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक सर्वोच्चता न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू जो है हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसी के साथ फंडामेंटल राइट जो भाग 3 का है, अभी हमने आपको बताया, वो भी अमेरिका से लिया गया है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाता है आर्टिकल 61, वो भी हमारा जो है यहाँ से लिया गया अमेरिका के संविधान से। तो इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो विभिन्न स्रोतों में देखते जाएंगे, ब्रिटेन का हो गया, आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना तो अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना में भाषा क्या क्या होनी चाहिए वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था ली गई। राज्यपाल का जो है ये नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे और भी देश हैं, जैसे हमारा दक्षिण अफ्रीका है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का जो है निर्वाचन, वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बातें ली गई हैं। तो जब इसको हम पढ़ाएंगे विदेशी स्रोत, एक दिन की अलग से इस पे क्लास रखेंगे कि भारत का स्रोत, जो भारत के संविधान का स्रोत कहाँ से लिया गया है, हो सकता है कल की ही क्लास में हम बताएं। तो एक लिस्ट यहाँ बना देंगे, ये सारी चीजें यहाँ क्लियर हो जाएंगी। तो ओवरऑल आज की क्लास में हमने देखा कि भारत के संविधान की विशेषताएं क्या क्या रही हैं। जैसे इसका विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज है, सबसे बड़ा मतलब लिखित संविधान है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, एकल नागरिकता की बात कही गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्र निकाय, ऐसे ऐसे तमाम वयस्क मताधिकार, आपातकालीन उपबंध, नम्यता में अनम्यता का मतलब लचीला और कठोरता का समन्वय। तो इस तरीके से ओवरऑल संविधान की विशेषता हमारी यही है। जब आप वनडे एग्जाम के ऊपर यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करेंगे तो सवाल बनते हैं मेंस में कि संविधान की विशेषताएं लिखें। तो जो हमारा मैंने आज की जो आपको क्लास ये बताई है, अगर इसको पूरी तरीके से समराइज करेंगे तो 200-250 शब्द की एक आंसर आप तैयार कर सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको ये चीजें समझ में आए। इससे संबंधित जो सवाल है कल की क्लास में, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो हम आपको डिस्कस कराएंगे। उसके बाद अगले क्लास में प्रेमबल और विभिन्न स्रोतों से लिया गया ये चीजें, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते रहे हैं। और प्रेमबल इसलिए पढ़ाना जरूरी है ताकि वहां चूंकि धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्रात्मक, संप्रभुता, ये सब चीजें होती क्या है ये भी समझना जरूरी है। फिर अगले क्लास से हम जो है संघ राज्य की बातें, नागरिकता, मौलिक अधिकार, ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी। तो आज का लेक्चर हम अपना यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि कोई भी मेरा पढ़ा हुआ छूटने न चाहे पाए। अगर कोई छूटता भी है, आप लोगों को लगता है कि कोई समस्या इसमें है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपने सवाल को पूछ सकते हैं, हम जरूर समाधान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।